दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कर्ल को कैलकुलेट करना सीखा था कि कर्ल को असल में आंसर कैसे निकालते हैं, कि कर्ल जीरो है या नॉन जीरो है कैसे चेक करेंगे। अगर मैं कर्ल की मीनिंग पे जाऊं तो कर्ल कुछ नहीं है, कर्ल सिर्फ सर्कुलेशन को बताता है कि किसी फील्ड के अंदर सर्कुलेशन है कि नहीं है, रोटेशन है कि नहीं है, सर्कुलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सर्कुलेशन जो है वो कर्ल से आप देख सकते हो। तो इसका सिंपल सा ही मीनिंग है, जैसे मान लीजिए कोई पानी फ्लो करता है, तो पानी फ्लो हो रहा है तो आपने देखा होगा पानी में अगर मैं कोई पत्ती रख दूं, कोई पानी फ्लो कर रहा है सोचिए, और स्मूथ सरफेस में फ्लो कर रहा है। अगर मैं उसके ऊपर कोई जो ये आपके जो होते हैं कागज कट कोई छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, या कोई पत्ती रख दो, तो पत्ती रखोगे तो वो पत्ती आगे भी जा रही होती है और रोटेट भी कर रही होती है। जैसे यही है, मान लीजिए मेरा, अब इसको कोई पानी बह रहा है, पानी में अगर मैं रख दूं इसको, तो अगर ये आगे भी जा रहा है और रोटेट करते हुए जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब जो मेरी फील्ड है, जो मेरा पानी का जो फ्लो है, उसके अंदर एक सर्कुलेशन है, उसके अंदर एक सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेट कर देगा इसको। ठीक है, उसके अंदर एक सर्कुलेशन है। तो आई होप आपको समझ आया कि सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई फ्लो हो रहा है फील्ड का, ठीक है, और उसमें अगर मैं कोई पानी का ही फ्लो ले लो, चलो पानी का फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर कोई पत्ती रख दो जो उसके सरफेस पे रुकी हुई है, और वो पत्ती आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, तो इसका मतलब उस पानी के अंदर, उस फ्लो के अंदर सर्कुलेशन है। तो सर्कुलेशन का मतलब समझिए, वही चीज आप किससे निकाल सकते हो? कर्ल से देख सकते हो। अगर आपको फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप उसका सर्कुलेशन चेक कर सकते हो कि उस फील्ड के अंदर सर्कुलेशन है या नहीं है। ठीक है, ऐसी फील्ड जिसका कर्ल जीरो आए उसको बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड, उसके अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं है दोस्तों, इररोटेशनल फील्ड है अगर कर्ल जीरो आ जाए तो। और अगर कर्ल नॉन जीरो है तो इसका मतलब उसके अंदर सर्कुलेशन है, उस फील्ड के अंदर सर्कुलेशन है, रोटेशन है उस फील्ड के अंदर। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कर्ल का मीनिंग क्या है। अब आपने देखा कि कर्ल की हेल्प से आप कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को चेक कर सकते हो, लेकिन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव तो आपने लाइन इंटीग्रल से भी सीखा था। अगर किसी फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जीरो होता है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। या अगर ओपन लाइन इंटीग्रल में देख रहे हो आप, तो ओपन लाइन इंटीग्रल में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइन इंटीग्रल आएगा वाया डिफरेंट पाथ, अगर वो सेम आ जाए उस फील्ड का लाइन इंटीग्रल डिफरेंट पाथ से, ओपन पाथ में, क्लोज पाथ नहीं जा रहे हो, ओपन लाइन पे जा रहे हो, अगर वो सेम आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो उसकी जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रल की ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, तो भी हम बोलते थे कंजर्वेटिव है। या फिर आप क्लोज्ड पाथ में आ जाओ, क्लोज्ड कहीं से शुरू करो और वहीं पे आ जाओ, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल उस फील्ड का अगर जीरो आ जाए तो भी आप कंजर्वेटिव बोलते थे। फिर हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव देखने का एक और तरीका पता कर लिया, दैट इज कर्ल। अगर कर्ल जीरो आ जाए तो भी हम बोलते हैं कंजर्वेटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ल जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के साथ जुड़ा हुआ है। यह सच है, कर्ल का क्लोज लाइन इंटीग्रल के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, तभी तो आप दोनों से कंजर्वेटिव देख पाए। अब वो जो रिलेशन है वो कहां पे मिलेगी आपको, उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या चीज है? स्टोक्स थ्योरम। उसी चीज के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम बोलेंगे स्टोक्स थ्योरम। अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, ये थ्योरम क्या कहती है बस वो देखेंगे। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई क्लोज्ड लाइन है दोस्तों, कोई भी क्लोज्ड ऐसे लूप है, कोई भी लाइन है, कोई कॉन्टूर है, क्लोज्ड कॉन्टूर, इसका मतलब आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वहीं पे लौट के आ गए हो, तो हमेशा याद रखिए क्लोज्ड कॉन्टूर से एक सरफेस बनता है, एक ओपन सरफेस बनता है। क्लोज्ड लाइन जो है वो आपका एक ओपन सरफेस को क्रिएट कर देती है। ये मेरा एक ओपन सरफेस होगा। जैसे आपने देखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने जब डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये एक ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का वॉल्यूम जीरो होता है अगर मैं इसकी थिकनेस को जीरो ले लूं तो। इसके अंदर वॉल्यूम का मतलब हवा में कितनी जगह घेर रहा है, तो हवा में जीरो जगह घेर रहा है अगर इसकी थिकनेस जीरो होती तो। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं, क्लोज्ड सरफेस ले लूं, तो फिर ये हवा में जगह घेरेगा, फिर तो इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। इसमें हवा में, इसने हवा को डिस्प्लेस किया है, इतने रीजन में जो भी हवा थी उसको डिस्प्लेस किया, तो इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा भाई। ठीक है, इसका वॉल्यूम है अपना। तो पॉइंट को समझिए,
क्लोज्ड सरफेस से क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। ओपन सरफेस से वॉल्यूम नहीं बनता। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही अगर मैं कोई लाइन ले लूं, कोई ऐसे कोई लूप ले लूं, क्लोज्ड लूप, ये मेरे पास कोई थ्रेड है और ऐसे मैंने क्लोज लूप ले लिया। आप इसको एक प्लेन में भी ले सकते हो, आप इसको टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते हो, कैसे भी ले लो। तो इनसे मिलके क्या बनेगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये एक सरफेस को जन्म दे देगा, इससे एक सरफेस बनेगा। जैसे वो बबल आप क्रिएट करते हो, आप सोचिए इसमें एक लेयर आ गई बबल की, तो इसका मतलब ये उसका क्लोज्ड क्या हो गया बताओ, ये तो उसका लाइन क्लोज लाइन हो गया। क्लोज लाइन से हमेशा एक सरफेस बनेगा, चाहे लाइन को टेढ़ा मेढ़ा ले लो, चाहे कैसे भी ले लो, चाहे घुमा लो लाइन को, कैसे भी घुमा लो, किधर भी घुमा लो, अगर ये क्लोज लाइन है तो उससे क्या मिलके बनेगा, एक सरफेस जरूर आएगा। एक सरफेस ऐसा आ जाएगा जो उनके किनारों को जोड़ रहा होगा। तो क्लोज्ड लाइन जो है वो सरफेस के साथ जुड़ी होती है, ओपन सरफेस के साथ, क्लोज्ड सरफेस के साथ नहीं जुड़ी होती, ओपन सरफेस। जैसे देखो ये क्लोज लाइन है, ये कोई थ्रेड है, क्लोज थ्रेड, उससे एक ओपन सरफेस बन जाता है। तो इसका मतलब आप एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। और स्टोक्स थ्योरम यही हमें बताती है। स्टोक्स थ्योरम कहते हैं कि कोई भी वेक्टर फील्ड है, अगर मैं उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लूंगा तो मैं उसको लिख सकता हूं एक ओपन सरफेस इंटीग्रल में, कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस। उसको आप ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये कहती है कर्ल। क्लोज्ड सरफेस नहीं लिखोगे, ये ओपन सरफेस है भाई, ये हमें स्टोक्स थ्योरम कहती है। स्टोक्स थ्योरम बताइए। तो कर्ल देखो कैसे जुड़ा हुआ है लाइन इंटीग्रल के साथ। तो अगर किसी का लाइन इंटीग्रल जीरो है तो ऑब्वियसली फिर उसका कर्ल जीरो होगा, एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि अगर कर्ल जीरो है तो पक्का फिर क्या होगा, लाइन इंटीग्रल जीरो आएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो आएगा। इसीलिए आप जब कर्ल ऑफ एफ जीरो आ रहा था तो क्या बोल रहे थे, कंजर्वेटिव बोल रहे थे। ठीक है, पॉइंट को समझिए। आपने बोला था जब कर्ल ऑफ एफ जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा तो फील्ड कैसी होगी, कंजर्वेटिव। क्यों होगी, क्योंकि अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो आ गया तो फिर तो क्लोज लाइन इंटीग्रल भी जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि फील्ड मेरी कंजर्वेटिव है। तो देखो कैसे जुड़ा हुआ है, दोनों चीज जुड़ी हुई है, स्टोक्स थ्योरम से जुड़ी हुई है। और कई बार ये क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर आपको याद हो आप कैसे करते थे, अभी तक जो क्लोज लाइन इंटीग्रल आपने जो निकाला, अगर आपने वो लेक्चर रिवाइज किया हो तो आपने उसमें देखा था कि कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालते तो आप उसको ब्रेक करके चलते थे, पाथ 1 फिर पाथ 2 फिर पाथ 3 और फिर सबका सम करते थे, तब जाके क्लोज लाइन इंटीग्रल आता था। अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इससे। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लो, ओपन सरफेस इंटीग्रल ले लो कर्ल ऑफ एफ का, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जरा एक बार करके देखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम को, देखते हैं उससे आपका आंसर जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो ये है मेरी स्टोक्स थ्योरम और इससे हम कैसे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालते हैं वो भी हम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है जिसका मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है, यहां पे ऐसे ऐसे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है। ये जीरो है और ये एक्स डायरेक्शन है भाई, ये मेरी वाई है। ये जीरो है, ये मेरा मान लीजिए 1 पॉइंट है, ये मेरा 2 पॉइंट है। ठीक है, ऐसे मैं क्लोज लाइन में चल रहा हूं तो ऑब्वियसली इससे एक सरफेस बनेगा, इससे आपका एक सरफेस बनेगा भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई वेक्टर फील्ड, कोई फील्ड दे रखी है आपको, एंड दैट इज 2x² j कैप प्लस 2xz y कैप। मान लीजिए ये कोई फील्ड दे रखी है आपको, मुझे इस फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है, f डॉट dl, इसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है कि इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या आएगा इस लूप पे। ठीक है, इस लूप पे क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है दोस्तों। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको अलग अलग ब्रेक करके निकालेंगे। पहले हम पाथ वाइज चलते हैं, अलग अलग ब्रेक करके निकालेंगे क्योंकि वो तो बिल्कुल सही आंसर देगा। फिर चेक करते हैं कि इससे भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा निकालते हैं दोस्तों। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, ये मेरा पाथ 1 है, ये मेरा पाथ 2 है और ये मेरा पाथ 3 है। तो सबसे पहले f डॉट dl निकालते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कार्टेशियन में dl को कैसे लिखोगे दोस्तों, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको कैसे निकालते हैं। dl बनेगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, तो अगर मैं f डॉट dl निकालूंगा दोस्तों, f डॉट dl तो क्या बनेगा दोस्तों बताइए। इसको ये i कैप है, माफ कीजिएगा,
नहीं ये जे कैप था, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो बताइए, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, किसके साथ होगा बताओ जरा। इसका डॉट प्रोडक्ट, ये भी तो वाई कैप ही लिख दिया मैंने, एक मिनट रुको भाई, इसको आई कैप लिखो, एक बार थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे, इसको मैं आई कैप ऐसे लिख रहा हूँ भाई। ये कोई मैंने वेक्टर फील्ड ले लिया, इस वेक्टर फील्ड का मुझे क्या करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है दोस्तों, क्लोज लाइन इंटीग्रल इस लूप पे, इस क्लोज लाइन में लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डीएल की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर एफ डॉट डीएल निकालिए। एफ डॉट डीएल अगर मैं करूंगा तो इसका डॉट लेना है मुझे इसके साथ, कैसे लेंगे बताओ जरा। ये बन जाएगा 2x² dy, 2x² dy ये हो गया, प्लस 2yz dx, 2yz dx, ठीक है भाई। आई कैप के साथ इसका जो डॉट आएगा वो आएगा 2yz dx, और जे कैप के साथ जो डॉट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 2x² dy, ठीक है, वो ये बनेगा, ये बनेगा f डॉट dl, ठीक है, f डॉट dl आ गया। अब सुनिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, और मुझे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा ओपन में, 3 ओपन पाथ है ना, तो पहले पाथ 1 पे अलोंग पाथ 1 देखते हैं, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1। तो अलोंग पाथ 1 क्या होगा दोस्तों, अलोंग पाथ 1 अगर आप देखते हो केवल x वेरी कर रहा है, y नहीं वेरी कर रहा, तो dy की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल x वेरी कर रहा है तो केवल ये लिखेंगे 2yz dx, और इंटीग्रेट कर दो, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, 0 से लेके 1 तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पाथ पे y और z की क्या वैल्यू है। इस पाथ पे अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू 0 है दोस्तों, और z की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि xy प्लेन में है ये, तो दोनों की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 ही आएगा भाई। बहुत बढ़िया, अलोंग पाथ 1 मेरा 0 आ गया। अब आइए अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2 अगर आप देखोगे तो x और y दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना इसको 0 करोगे ना इसको 0 करोगे। लेकिन इसमें क्या रिलेशन है जरा बताओगे, यहां पे y और x की क्या रिलेशन है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो लाइन की इक्वेशन देखते टाइम एरो को नहीं देखते, आप पॉजिटिव x में चल रहे हो तो ये हाइट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसे निकालोगे, चेंज इन हाइट डिवाइड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन हाइट मेरा 2 हाइट का बदलाव हो रहा है, यहां से यहां पे 2 हाइट है, यहां पे 0 हाइट है, तो चेंज इन हाइट क्या होगा, -2 डिवाइड बाय चेंज इन x इज 1। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो -2 आएगा दोस्तों। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू -2x लिखोगे, और x इक्वल टू 1 पे 0 आना चाहिए, x इक्वल टू 1 पे 0 तो नहीं बन रहा है, तो +2 लिख दोगे। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन वैलिड है दोस्तों, y और x के बीच ये रिलेशन है। तो अब आप अलोंग पाथ 2 चलोगे तो x और y दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो ना इसको 0 करोगे ना इसको 0 करोगे। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं 2yz dx इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक है, x कहां से कहां तक बदल रहा है, x की वैल्यू यहां पे क्या है 1, और यहां पे x की वैल्यू 0 है दोस्तों, क्योंकि y एक्सिस पे आ गया ना, तो x की वैल्यू यहां पे 0 है, तो 1 से 0 पे जा रहे हो। प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा 2x² dy, 2x² dy, ठीक है। y कहां से कहां तक बदल रहा है दोस्तों, y की वैल्यू देखो, y यहां पे 0 था, यहां पे y की वैल्यू 2 है, तो 0 से लेके 2 तक ये करोगे। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करें, सबसे पहले ये देखिए, इसमें z, इस लाइन पे z की वैल्यू फिक्स है 0, तो ये तो खैर पूरा ही 0 हो गया, क्योंकि z पुट करोगे ना यहाँ पे, तो z तो 0 है, तो इसको तो 0 ही कर दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, लेकिन x² आ रखा है, और x कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है इस लाइन पे, तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से y पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस y लिख लो। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2 माइनस y अपॉन 2, x की जो वैल्यू आएगी वो 2 माइनस y अपॉन 2 आ जाएगी। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां पे इसको लिखूंगा 2x², x² को 2 माइनस y अपॉन 2 का क्या लिख दूंगा मैं, होल स्क्वायर dy, ऐसे लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेके 2 तक। बोलिए सही है। अब बताइए, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, y की लिमिट भी आपको पता है, और इसको जरा सोल्व कर लो तो बताओ क्या बनेगा, ये 1/2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, देखो 1/4 बनेगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मेरे पास बाहर आ गया। अंदर देखिए ये बनेगा 4 + y² - 4y, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, 4 का क्या बनेगा 4y, प्लस y² का बनेगा y³ अपॉन 3, माइनस 4y बनेगा तो 4y² अपॉन 2 आ जाएगा, और इसके अंदर लिमिट पुट कर दूंगा 0 से लेके 2 तक। ये मेरा आंसर आएगा अलोंग पाथ 2। ये निकाल ही लेते हैं भाई, बताओ अपर लिमिट डालनी है बस, लोअर लिमिट तो 0 ही बनेगी। 1/2 अपर लिमिट क्या बनेगी बताओ, ये बनेगा 8, प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8/3, माइनस ये क्या बन जाएगा दोस्तों
16/2 -8, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो 8 से 8 कट गया भाई, तो ये आ जाएगा 4/3, 4/3, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो अलोंग पाथ 2 जो है वो मेरे पास आ गया 4/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। 4/3 अलोंग पाथ 2। नेक्स्ट आइए अलोंग पाथ 3। अब आइए अलोंग पाथ 3, अलोंग पाथ 3, पाथ 3 के अलोंग देखते हैं। अलोंग पाथ 3 ये वाला है भाई। तो अगर आप इस पाथ पे आ रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ y चेंज हो रहा है। तो केवल ये लिखोगे दोस्तों, तो क्या लिखोगे बताओ जरा, f.dl की वैल्यू आ जाएगी 2x² dy, केवल y चेंज हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बताओ, 2 to 0, 2 से 0 पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे x की वैल्यू कांस्टेंट है दोस्तों, x = 0 है, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल देखना है। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल कैसे देखोगे दोस्तों, बड़ा आसान है, आप तीनों पाथ का जोड़ दो भाई। ये 0 था, ये 4/3 था, ये भी 0 था। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या आ गया दोस्तों, इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4/3, ये आ गई 4/3 आंसर आ गया मेरा। लेकिन ये तो बेसिक मेथड से चले हैं। अब मैं जो है, अब ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाह रहा, मैं स्टोक्स थ्योरम से करूंगा इसको, थोड़ा फास्ट हो जाएगा देखना आप, ठीक है। बट उसमें बस सिर्फ ये होता है कि कर्ल निकालने में थोड़ा समय लगता है और फिर इंटीग्रेट करने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसमें अलग अलग पाथ पे नहीं जाना पड़ता अपने को, ठीक है। अच्छा, क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये फील्ड आपकी इररोटेशनल फील्ड नहीं है भाई, ये रोटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो चलिए जरा अब देखते हैं कि भाई, अब जरा देखते हैं कि कर्ल क्या बनेगा इसका, जरा देखते हैं दूसरे तरीके से क्या आ रहा है। तो 4/3 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले कर्ल निकालना पड़ेगा। तो कर्ल ऑफ f निकाल दूं पहले मैं। तो कर्ल ऑफ f क्या होगा दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो h1 h2 h3 की वैल्यू तो 1 1 1 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे बनेगा x कैप, यहां पे बनेगा y कैप और यहां पे बनेगा z कैप। ये बन जाएगा del/del x, del/del y एंड del/del z। अब यहां पे क्या लिखोगे बताओ, i कैप का कंपोनेंट, i कैप का कंपोनेंट क्या है, 2yz, फिर j कैप 2x² और ये 0, ठीक है। अब अगर मैं यहां से x कैप का कंपोनेंट निकालूंगा दोस्तों, तो क्या बनेगा दोस्तों, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 ही आएगा। माइनस y कैप का कंपोनेंट देखिए, y कैप का कंपोनेंट देखोगे तो दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो -2y बन जाएगा भाई। अब आप खुद सोचिए, इतना तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। z कैप का कंपोनेंट क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा 4x माइनस दिस इंटू दिस -2z, ये बन जाएगा दोस्तों। ये भी नॉन जीरो आ गया कर्ल, देखो, तो इसीलिए तो रोटेशनल फील्ड है। तो बताओ भाई क्या बनेगा, ये बना 2y y कैप प्लस 4x - 2z z कैप, ये लीजिए। ये मेरे पास क्या आ गया, कर्ल ऑफ f आ गया, कर्ल ऑफ f आ गया। फील्ड का सर्कुलेशन जो आएगा उसकी हमें पता चल गया कि वो किधर आएगा, ठीक है। ये बनेगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जरा देखिए। अब मुझे ये लगाना है .ds, तो स्मॉल सरफेस एरिया लिखना है इसका। तो आप बताओ कौन सी प्लेन में है ये, yz प्लेन में है, सॉरी xy प्लेन में है। xy प्लेन में है तो आप z नहीं वेरी कर रहा है यहां पे, तो ds की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, ds की वैल्यू बनेगी dx dy, ये बनेगी। और डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि हमें तो वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, तो डायरेक्शन क्या आएगी दोस्तों इसकी, जिधर लूप घूम रहा है ना उधर हाथ को घुमा दो, राइट हैंड को। तो राइट हैंड को घुमाओगे तो किधर आएगा बताओ जरा, आपका z की तरफ आएगा। x से y जा रहे हो ना आप, तो z आपकी तरफ है ना, तो इसका मतलब जो सरफेस है वो z कैप की तरफ आएगा, ठीक है भाई। जिधर लूप चल रहा है उधर आप लिख दो इसको। अब क्या करना है, अब मुझे इसका f.ds निकालना है। तो z कैप का डॉट प्रोडक्ट केवल z कैप के साथ ही आएगा दोस्तों, इसका खत्म हो जाएगा, ये जो है ये मेरा खत्म हो जाएगा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 आएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों बताइए, तो ये बनेगा कर्ल ऑफ f.ds। अगर मैं निकालूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, तो ये मेरे पास आएगा 4x - 2z, 4x - 2z इंटू dx dy, ये हो जाएगा। और z की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे इस लूप पे, वो तो 0 ही है, तो z को तो खत्म ही कर दो ना यार, z तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 4x dx dy, ठीक है भाई, क्योंकि z की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो 0 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो 4x dx dy ये बन गया। अब मुझे इसका सरफेस इंटीग्रल करना है दोस्तों। dx dy क्या होता है, dx मतलब ये पतली सी स्ट्रिप x में,
और dy मतलब ये पतली सी स्ट्रिप y में, तो ये जो स्मॉल एरिया आएगा ना ये बनेगा dx dy। ये जो पतला सा एरिया है ये है मेरा dx dy। तो मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो कैसे इंटीग्रेट करें? x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लिमिट डालना, और उसी में आप गलती करोगे तो यहां पे x की लिमिट भी आएगी और y की लिमिट भी आएगी। अब x कहां से कहां तक चल रहा है? क्या 0 से 1 लिखोगे क्या x को? बिल्कुल लिख सकते हो आप 0 से 1। आप इधर x में चल रहे हो और y में फिर ऊपर जाओगे। तो अगर x को आप 0 से 1 लिख रहे हो, मान लीजिए x की लिमिट को, तो फिर y की लिमिट को क्या लिखोगे? y फिर यहां से यहां तक नहीं जा रहा फिर, क्योंकि अगर आप x को 0 से 1 लिख रहे हो और y को भी 0 से 2 तक लिख रहे हो तो आप पूरा रीजन को कवर कर लोगे। आप ये रीजन कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। बट आपको x में अगर 0 से 1 तक आ रहे हो, ठीक है, y में फिर आपको इस सरफेस से इस सरफेस तक लिखना पड़ेगा भैया, आपको इस लाइन से इस लाइन तक लिखना पड़ेगा। समझिए मेरा पॉइंट को। आप 0 से 2 नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग जगह पे y, अलग अलग x पे y फिर अलग अलग है। पॉइंट को देखिए, ठीक है, अलग अलग जगह पे y अलग अलग है। तो इसका मतलब फिर y को क्या रखना पड़ेगा? आपको वेरिएबल रखना पड़ेगा। एक को कांस्टेंट लिमिट रखो, दूसरे को वेरिएबल रखो, ठीक है। अब अच्छा बात इसमें यह होगी कि y को हम वेरिएबल लिमिट रखें, या x को भी रख सकते हो वैसे, ठीक है, किसी को भी वेरिएबल रख सकते हो। तो जरा देखो, मैंने x की लिमिट को 0 से 1 रख दिया, y को कहां से कहां तक लिखोगे? इस लाइन से इस लाइन तक। तो y की लिमिट 0 से लेके, और इस लाइन पे क्या है बताओ y की वैल्यू? इस लाइन पे y की वैल्यू है 2 माइनस 2x। ये मेरी y की लिमिट बनेगी दोस्तों। तो पॉइंट को समझिए कि x की लिमिट कैसे रखी और y की लिमिट कैसे रखी। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप y को 0 से 2 लिखते, ठीक है, फिर x को क्या लिखते? x को 0 से इस लाइन तक लिखते फिर आप, ठीक है। बट रुकिए, y को आप 0 से 2 नहीं लिखते, y को आप 2 से 0 लिखते, ठीक है, नहीं तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आ जाता है। चला देखते हैं इससे क्या आंसर आता है पहले, फिर दूसरे y की लिमिट को भी रख के देखेंगे। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मैं x को 0 से 1 कर रहा हूं और y को मैं 0 से इस लाइन तक ले जा रहा हूं, 0 से 2 माइनस 2x तक ले जा रहा हूं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, तो क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले इसमें जो वेरिएबल लिमिट है उसको सोल्व किया करो, पहले y के रेस्पेक्ट में सोल्व करो। तो 4x dx तो मेरा यहां पे आ गया। y के रेस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जो वेरिएबल लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट में सोल्व किया करो, तो dy का इंटीग्रेशन y ही आएगा और उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो क्या वैल्यू पुट हो जाएगी बताओ? 2 माइनस 2x। तो y की आ जाएगी 2 माइनस 2x, ये मेरी वैल्यू होगी दोस्तों। y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लिया, ये आ गया। अब मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? अब x के रेस्पेक्ट में करना है, 0 to 1। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को पहले लिख लूं तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बनेगा 0 to 1। इसको लिखूंगा तो ये बनेगा 8x माइनस 8x स्क्वायर dx, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8x स्क्वायर बाई 2। एक तो ये पॉइंट आ जाएगा भाई, 8x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक क्या आएगा? 8x क्यूब अपॉन 3। और लिमिट क्या रखनी है? 0 to 1। बस अपर लिमिट ही पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करोगे तो ये वाला बनेगा 4 माइनस ये वाला क्या बनेगा? ये बनेगा 8/3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो 3, 4/3 ही आंसर आएगा। और पहले भी क्या आ रहा था? 4/3 आंसर आता था। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देखो, ठीक है। इससे भी फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो। आपको इसमें पाथ, अलग अलग पाथ पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचिए, इसी में अगर आप लिमिट दूसरे तरीके से रखते, आपने यहां पे x की लिमिट को 0 से 1 रखा है और y को आप 0 से लेके ऊपर तक जा रहे हो। जरा सोचिए, आप यहां पे पहले y की लिमिट को रखते, y को कांस्टेंट रख रहे हो। तो चलो इसी को सोल्व करते हैं। 4x dx dy। अब मैं y को कहां से कहां तक रख रहा हूं? 1 मिनट के लिए y को 0 से 2 रख लेता हूं। चलो रख के देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। मैं जरा इसको ऊपर वाले को हटाता हूं, ठीक है। y को कांस्टेंट लिमिट पे रख देते हैं, कितना? 0 से लेके 2 तक। और x को कहां से कहां तक रखोगे? फिर x को इस लाइन से इस लाइन तक रखोगे। तो x की वैल्यू 0 से लेके, और इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है? फिर x की वैल्यू है 2 माइनस y अपॉन 2। 2 माइनस y अपॉन 2, ये मेरी x की लिमिट है। ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सुनिए भाई, आपको क्या करना है, आप जो है पहले y के रेस्पेक्ट में सोल्व करो, क्योंकि y मेरा वेरिएबल है। तो क्या होगा? तो अगर मैं y के रेस्पेक्ट में सोल्व करूंगा, सॉरी पहले x के रेस्पेक्ट में सोल्व कीजिए ना, क्योंकि x मेरा वेरिएबल लिमिट पे है ना। तो x के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो 4x dx का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक रखोगे? 0 से लेके 2 माइनस y/2, एंड फिर dy आ जाएगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके 2 तक। y की लिमिट 0 से 2 रख दी है मैंने।
तो अब बताओ, ये कट गया यहां से बन गया 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बन जाएगा अंदर 2 इंटू, बताइए एक्स स्क्वायर की जगह पे ये रख दो 2 माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर डी वाई, और लिमिट 0 से लेके 2 तक। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 करोगे, ये कट जाएगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा भाई। यहां से जरा देखिए, यहां से 1/2 बाहर आ गया। अंदर जरा देखिए, अंदर है 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4y बन गया, प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो y⁻³ आ गया, माइनस 4y, तो माइनस 4y करोगे तो माइनस ऑफ क्या बन जाएगा बताओ जरा, माइनस ऑफ 4y² हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। अब जरा चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। आंसर गलत तो नहीं आ रहा, चेक करते हैं। देखिए भाई, अपर लिमिट ही डालनी है, लोअर लिमिट तो खैर 0 ही हो जाएगी। तो 1/2 मैंने बाहर रख दिया, अपर लिमिट डालोगे तो ये 8 बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 8/3, और ये क्या बनेगा बताओ, ये -8 बनेगा। अपर लिमिट डाली तो ये बना, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है। अपर लिमिट डाली तो ये बनेगा, एक बार जरा देख लो एक बार फिर से, 2, ये 8 बना, ये 8/3 माइनस ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये -8 बन जाएगा। तो कट गया भाई, तो कितना आया, स्टिल 4/3 ही आंसर आया, ठीक है। अब सुनिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर आपको एरो की डायरेक्शन में लिमिट रखनी चाहिए थी। अगर एरो की डायरेक्शन रखते तो 2 से 0 रखते, 2 से 0, उस केस में फिर ये नेगेटिव आंसर देता आपको, पॉजिटिव नहीं आता। तो यहां पे थोड़ा सा यहाँ पे एम्बिग्यूटी है लिमिट को लेके। हालांकि मैं पहले यही बोल रहा था कि 2 से 0 रखनी है आपको, बट असल में 0 से 2 ही रखनी है वाई भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है भाई, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई आप कहीं वाई को 2 से 0 तो नहीं लिख रहे हो, ठीक है, कि y जो है वो मेरा 2 से 0। आप असल में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, जरा देखो, अगर आप 2 से 0 लिखते ना, फिर x की लिमिट भी आपको अलग करनी पड़ती, ठीक है, x की लिमिट भी आपको अलग करनी पड़ती। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए, लिमिट को कहां से कहां तक लिखेंगे वो एक जंग है इसमें, वो थोड़ा सा आपको सोचना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि लिमिट क्या रखें, नहीं तो प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन में दोनों ही आंसर होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए लिमिट को बड़े ध्यान से देखें। सुनिए भाई, अगर मैं x की वैल्यू को 0 से 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं x में इधर चल रहा हूं। तो जब आप इधर चलना शुरू करोगे, तो जैसे आप यहां पे पहुंचे, तो y की लिमिट कहां, यहां पे अगर ऊपर उठना हो तो y कहां पे आओगे, 0 से लेके इस लाइन तक आओगे। फिर अगर आप x यहां पे पहुंच गए हो तो यहां पे y की वैल्यू यहां पे आएगी। फिर आप यहां पे पहुंच गए हो तो y की वैल्यू 0 से फिर आप यहां तक चलोगे। इसका मतलब अगर आप x को 0 से 1 लिख रहे हो तो y को फिर 0 से लेके और यहां तक लिख दो, ठीक है। अब आइए y में, तो x में आपने कांस्टेंट लिमिट रखी है। अब आइए y में अगर आप 0 से 2 चल रहे हो तो फिर x की लिमिट क्या रखनी पड़ेगी अब आपको। तो ये तो आपको समझा दिया मैंने कि x में अगर आप यहां पे हो तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x में आप यहां पे हो तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x में यहां पे हो तो y की वैल्यू ये होनी चाहिए, x में यहां। इसका मतलब जब आप x में 0 से 1 पुट करोगे तो y में 0 से इस लाइन तक जाओगे फिर आप, ठीक है। अब आइए y में आपने क्या लिमिट रखी है, जरा देखिए। y में आप कहां से कहां तक जा रहे हो, y में आपने लिमिट, इस बार y की लिमिट पुट कर दी ना फिक्स, 0 से 2 तक। तो फिर x की लिमिट क्या रखें, जरा देखो। अब जरा देखिए भाई, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। अब सुनिए भाई, y में आप 0 से 2 पे जा रहे हो, 0 से 2 पे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो इस y पे x की वैल्यू ये है, इस y पे x की वैल्यू ये है, इस y पे x की वैल्यू ये है, इस y पे x जो है ऐसे है। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा। इसका मतलब अगर आप y में 0 से 2 पे जा रहे हो तो x में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 से इस लाइन तक आना पड़ेगा ना आपको, 0 से इस लाइन तक आना पड़ेगा ना। और इस लाइन पे x की वैल्यू आप जानते हो क्या है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बोलता कि सर मुझे y में 2 से 0 पे लिखना है, अगर लिमिट को 2 से 0 कर देते, क्योंकि आप एरो की तरफ आ रहे हो, सोचिए अगर आप 2 से 0 पे आ जाते y में, ठीक है, y में आप 2 से 0 पे आते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपका जो सरफेस एरिया है वो नेगेटिव आएगा। अगर आप 2 से 0 पे आ रहे हो तो dx dy की वैल्यू आपको नेगेटिव लिखनी पड़ती, ठीक है। आप जरा देखो dy में क्या होता है, dy का मतलब y में मेरा, अगर आप 2 से 0 लिखते ना लिमिट को, तो आपको यहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता दोस्तों,
बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। x में तो वही लिखते आप 0 से लेके और यहां तक 2 - y तक ही लिखते। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 से 0 पे आ रहे हो तो y डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज अगर y हो रहा है तो dy की वैल्यू मेरी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये सरफेस नेगेटिव हो गया। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और लगाना पड़ेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। अगर आप 2 से 0 लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। 2 से 0 नहीं लिखना है, 0 से 2 ही चलना है, क्योंकि y कब किधर बढ़ रहा है, x किधर बढ़ रहा है। जिधर x बढ़ रहा है उधर चलना है और जिधर y बढ़ रहा है उधर चलना है। अगर आपने 2 से 0 लिख दिया, एरो की डायरेक्शन में लिख दिया, तो y आप डिक्रीज कर रहे हो, तो चेंज इन y फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये सरफेस एरिया फिर नेगेटिव आएगा। इसको पॉजिटिव लिखने के लिए एक अलग से माइनस बाहर लगाना पड़ेगा आपको, सही आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 2 से 0 लिख रहे हो लिमिट को, y की लिमिट को, तो अलग से एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तब आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये लिमिट की मिस्टेक नहीं करनी है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सोचे, हम सीधा सीधा रूल बता दो ना। तो सीधा सीधा रूल याद रखो, dx पॉजिटिव कब होता है, जब x बढ़ता है, तो चेंज इन x पॉजिटिव आएगा। dy पॉजिटिव कब आएगा, जब y बढ़ता है, जब y मेरा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब इनकी लिमिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो। अगर आप x को 0 से 1 लिख रहे हो तो y को 0 से ऊपर की तरफ चलो, बढ़ना चाहिए। ऐसे ही अगर आप y को 0 से 2 लिख रहे हो, इंक्रीजिंग लिख रहे हो, तो x को फिर 0 से इधर लिखो, 0 से इस लाइन तक लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, सो दैट ये एरिया मेरा पॉजिटिव रहे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि क्या पॉइंट है इसमें जो आपको ध्यान रखना है। लिमिट में गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका आंसर प्लस से माइनस होते देर नहीं लगेगी। या फिर आप क्लोज लूप इंटीग्रल इससे निकालो ही मत, पाथ से निकालो, पाथ हमेशा सही आंसर देगा आपको, बेसिक मेथड है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है स्टोक्स थ्योरम में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आज के एपिसोड में इसको यहीं पे रोकेंगे। अगले एपिसोड में हमें स्टोक्स थ्योरम के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करने। इसमें हमने जस्ट वेरीफाई किया है कि देखो सही आंसर आ रहा है इससे, ठीक है। तो आपको बस ये लिमिट डालनी आनी चाहिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ये लिमिट कैसे डालते हैं, लिमिट डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक लिमिट वेरिएबल डालनी है तो दूसरी लिमिट आपको कांस्टेंट डालनी है, और पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सोल्व करना है, ठीक है। पहले वेरिएबल वाली लिमिट को सोल्व करना है। dx dy ये डबल इंटीग्रल है, तो इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसको गलती नहीं करनी है भाई सोल्व करते टाइम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये लिमिट डालने की आदत पड़ेगी कि कैसे लिमिट डालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट मेथड भी है। इसे थोड़ा सा रिलेटिवली आप फास्ट हो जाओगे। पाथ मेथड में तो ब्रेक कर करके चलना पड़ेगा, और कई बार कई सारे पाथ होंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे तो 3 ही पाथ हैं, कई बार अदरवाइज बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। तो वो भी एक नया इश्यू है, वो भी एक नई दिक्कत है, ठीक है। तो देखते हैं। और कई बार क्या होगा, ये लंबा दे देगा, कई बार ये भी लंबा बना देता है। ऐसा नहीं है कि पाथ मेथड कई बार आसान कर देता है, ये लंबा बना देता है। ये लंबा कब बन जाएगा, जब सरफेस के अंदर 2 कंपोनेंट हो, सरफेस 2 प्लेन में हो, ठीक है। कुछ सरफेस इस प्लेन में है और कुछ सरफेस इस प्लेन में है, तब ये लंबा आंसर दे देगा आपको। इसलिए पाथ मेथड कई बार हेल्पफुल होता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से देखना पड़ेगा और सेलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।